हेलो एवरीवन। आज हम टर्म 2 इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है 10th क्लास का, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, एमएनसीज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक जिस चैप्टर का है वो है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज एंड इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ की जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में कैसे प्रोडक्शन जो है वो उनको लिंक करता है, कैसे जोड़ कर रखता है, उसे हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देर आर मैनी वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सीन इन द मार्केट। आप लोग मार्केट में जाते हैं, आप क्या देखते हैं कि आपके सामने गुड्स और सर्विसेज की बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, ठीक है। ऑल दीज टुक प्लेस इवन 2 decades बैक। अगर आप आज से 20 साल पहले ये सब चीज़ें देखें, तब ये चीज़ें तब भी थी, हमारे सामने चॉइसेस थी, लेकिन अब उन चॉइसेस का जो रूप है वो बदल चुका है। एमएनसीज, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज का फुल फॉर्म है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, इज अ कंपनी ओनिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एमएनसीज बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, वेल्दी कंपनीज होती हैं। ये वो कंपनी होती हैं जिनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है एंड ओनिंग होती है, जो कि एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो एमएनसीज वो बड़ी कंपनी है दैट हैव द पावर टू ओन एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक से ज़्यादा देशों में इनके पास ओनिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन पावर होती है। They not only sending it finished product globally, but more important the goods and services are produced globally। MNCs ना केवल फिनिश प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में सेल करती हैं, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी ग्लोबली प्रोड्यूस होता है। कहीं पर उसकी डिज़ाइनिंग होती है, किसी दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग कहीं और होती है, और फिर वहाँ से उनको वर्ल्ड मार्केट में सेल किया जाता है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। तो अब प्रोडक्शन एक जगह नहीं हो रहा, किसी एक कंट्री में, एक फैक्ट्री के अंदर नहीं हो रहा, प्रोडक्शन भी अलग अलग जगह, अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। तो प्रोडक्शन भी ग्लोबली हो रहा है और साथ ही साथ सेलिंग जो है फिनिश प्रोडक्ट की वो भी ग्लोबली हो रही है। मनी स्पेंड टू बाय द इनपुट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मनी स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, जैसे कि ज़मीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग परचेज करने के लिए, मशीन्स, जो भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए। तो ये जो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इस मनी स्पेंड को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बट इफ़ दिस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय एन एमएनसी, अगर यही इन्वेस्टमेंट एक मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कर रही है, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज टर्न एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर यही इन्वेस्टमेंट एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कोई फॉरेन इन्वेस्टर कर रहा है, ऐसा इन्वेस्टर जो हमारे देश का नहीं है, या ऐसी कंपनी जो हमारे देश की नहीं है बल्कि फॉरेन कंपनी है या फॉरेन इन्वेस्टर है, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर यही इन्वेस्टमेंट मैं करती हूँ जो किस देश में रह रही हूँ, या कोई ऐसी कंपनी करती है जो इंडियन कंपनी है, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर वही इन्वेस्टमेंट कोई एमएनसी या कोई फॉरेन इन्वेस्टर कर रहा है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नाउ फैक्टर कंट्रोलिंग एमएनसीज प्रोडक्शन। देखिए, कोई भी एमएनसीज किसी भी कंट्री में अपने ऑफिसेज या फैक्ट्रीज क्यों ओपन करेगी, इसके लिए उस एमएनसी को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वो अपनी फैक्ट्री ऑफिसेज खोलते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो अपने ध्यान में रखती है। सबसे पहला है कि जिस कंट्री में वो अपने ऑफिसेज या फैक्ट्री खोल रही हैं वो मार्केट के कितना क्लोज है, जिस मार्केट में उसका प्रोडक्ट सेल होना है या जिन देशों में वो प्रोडक्ट सेल के लिए जाना है वो उस कंट्री के कितना पास है। सेकेंड है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। क्या उस देश में स्किल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? जिसको वो काम करना आता हो। और अनस्किल्ड लेबर जिसके लिए हमें ऐसा काम जिसके लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के स्किल की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कपड़ा
शर्ट बनती है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। स्किल्ड लेबर की ज़रूरत कैसे, जिसको शर्ट की कटिंग करनी और स्टिचिंग करनी आती है, तो वो स्किल्ड लेबर हो गई। और अनस्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है इस फील्ड में, क्योंकि उनको अगर कपड़ों को तय करना है, पैकेजिंग करनी है, तो उसके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती। तो एमएनसीज ये भी देखते हैं कि वहाँ पर लो कॉस्ट में, कम सैलरी पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल हो। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर फेवरेबल टू एमएनसीज। उस देश की सरकार की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो एमएनसीज को फेवर करे, ठीक है। जैसे इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है, तो इंडिया ने कई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जो एमएनसीज के फेवर में है, ताकि वो यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्शन हाउसेज, अपनी फैक्ट्रीज को ओपन कर सकें। टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो एंड प्रॉफिट हाई। अब ये सब चीज़ें एमएनसी क्यों देखेगी कि मार्केट क्लोज हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर लो कॉस्ट में अवेलेबल हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल हो, ताकि वो कम खर्चा करके, ताकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसीज। अब कोई भी एमएनसी जो है वो कई तरह से प्रोडक्शन कर सकती है, उसके कई तरह के तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं किसी भी एमएनसीज के प्रोडक्शन करने के। प्रोडक्शन करने का यहाँ पे मतलब है कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी कंट्री में, कैसे वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज कंपनीज खोलती है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वेज हैं। सबसे पहला वेज है बाइंग अप द लोकल कंपनीज। सबसे पहला तरीका क्या है कि जो एमएनसीज होती हैं वो उस देश की किसी भी लोकल कंपनी को परचेज कर लेती है। दिस इज मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट। एमएनसीज कैन डू सो बिकॉज दे हैव ह्यूज एमएनसीज ऐसा कर सकती है क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एमएनसीज काफ़ी वेल्दी कंपनीज होती हैं, तो वो किसी भी लोकल कंपनी को आसानी से खरीद सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल करगिल फूड्स एक अमेरिकन एमएनसी है। करगिल फूड्स दे हैज़ बॉट इंडियन कंपनी नेम पराग फूड। करगिल फूड जो कि एक अमेरिकन एमएनसी है, उसने इंडियन कंपनी पराग फूड को परचेज कर लिया। नाउ द कंट्रोल ऑन द लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क एंड द 4 ऑयल रिफाइनरीज हैव शिफ्टेड टू द करगिल फूड्स। क्योंकि जो पराग फूड थी उसका एक मार्केटिंग नेटवर्क ऑलरेडी इंडिया में था, उसकी 4 ऑयल रिफाइनरीज भी इंडिया में थी। जैसे ही करगिल फूड्स ने पराग फूड्स को परचेज कर लिया, उस कंपनी को खरीद लिया, तो ऑटोमेटिकली वो मार्केटिंग नेटवर्क और 4 जो तेल की रिफाइनरीज थी वो ऑटोमेटिकली करगिल फूड्स को मिल गई, शिफ्ट हो गई, which has now become the largest producer of oil food in India, expanding production। अब करगिल फूड के पास, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, अपनी मार्केटिंग नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए, उसको जमाया मार्केटिंग नेटवर्क और 4 ऑयल रिफाइनरीज मिल गई, तो अब वो जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एडिबल ऑयल की इंडिया में बन चुका है और अपना प्रोडक्शन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपना प्रोडक्शन जो है वो अब एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। सेकेंड जो तरीका होता है वो है जॉइनिंग हैंड विथ लोकल कंपनीज। ये तरीका है जिसमें एमएनसीज किसी भी देश की लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप में प्रोडक्शन करती है। समटाइम्स द एमएनसीज जॉइन हैंड विद द लोकल कंपनीज एंड डू द प्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है कि एमएनसीज लोकल कंपनीज के साथ हाथ मिलाकर भी काम करती हैं। इन दिस प्रोसेस द लोकल कंपनीज गेट ट्विन बेनिफिट। लेकिन इस प्रोसेस में जो लोकल कंपनी होती है उसको बेनिफिट ज़्यादा होता है, उसको डबल बेनिफिट होता है। फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है, दे गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला उनकी कंपनी में एक फॉरेन एक एमएनसी इन्वेस्ट कर रही है तो उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है। सेकेंड इज एमएनसीज प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू देम फॉर द प्रोडक्शन। एमएनसीज अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती है प्रोडक्शन की। फॉर एग्जाम्पल इन 1995 फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी जॉइन हैंड विद द इंडियन कंपनी कॉल्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका एग्जाम्पल क्या है, 1995 में फोर्ड मोटर्स जो कि एक एमएनसी है, उसने इंडियन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जो है हाथ मिलाया, यानी कि दोनों ने पार्टनरशिप में काम करना शुरू किया। इसका फ़ायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा को ये हुआ कि एक तो उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल गई, और साथ ही साथ जो फोर्ड मोटर्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिल गई, और फिर उन्होंने साथ में जीप्स और ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की। तो ये सेकेंड वे है प्रोडक्शन का, जॉइनिंग हैंड विथ लोकल कंपनीज।
थर्ड जो वे है वो है बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स. समटाइम एमएनसीज जस्ट प्लेस ऑर्डर विद स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स, फुटवेयर एंड स्पोर्ट्स आइटम. कई बार क्या होता है कि एमएनसी सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर देती है. किसको ऑर्डर देती है? जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उस प्रोडक्ट के, उनको ऑर्डर दे देती है. उन प्रोड्यूसर्स को वो ऑर्डर कंप्लीट करके उस कंपनी को यानी कि उस एमएनसीज को देने होते हैं. और स्पेशली ये जो प्रोडक्शन होता है ये गारमेंट के फील्ड में, फुटवेयर के फील्ड में और स्पोर्ट्स आइटम के फील्ड में होता है. आफ्टर दैट द प्रोडक्ट आर सप्लाई टू एमएनसीज. जैसे ये प्रोडक्ट बन जाता है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है उस प्रोडक्ट को एमएनसीज को सप्लाई कर देते हैं एंड एमएनसी सोल्ड द प्रोडक्ट अंडर देयर ब्रांड नेम. और एमएनसीज उस प्रोडक्ट को जो कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स ने बनाकर उनको दिया है, उन पर ब्रांड का टैग लगाकर उन प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है और अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें उनको मिलता है. सिर्फ एक ब्रांड नेम लग जाने से उस गारमेंट की, उस फुटवेयर की या उस स्पोर्ट्स आइटम की कीमत जो है बढ़ जाती है और सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो एमएनसी की पॉकेट में जाता है. तो इस तरह से एक एमएनसी 3 तरीके से वर्क करती है. फर्स्ट तरीका है जॉइनिंग हैंड विथ लोकल कंपनीज, बाइंग अप ऑफ लोकल कंपनीज एंड थर्ड इज बाय प्लेसिंग ऑर्डर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे. थैंक यू.